अमरावती के डेवलपमेंट, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सिटीजन सर्विसेज को नई दिशा देने वाली 2018 बैच की आईएएस ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर की डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर और अमरावती महानगर पालिका की वर्तमान आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक हमारे साथ है। फील्ड में काम करने से, सबको एक साथ मिलकर काम करने में जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा। जी, ये 7 साल की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी रही है, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा, कुछ पॉइंटर्स आप शेयर करना चाहेंगे? में यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में हम हमेशा ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कैसे हो, और जो भी डिसीजन है वो जो एक्चुअली सोसाइटी की ग्रुप है जिनको ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शन की, उनके हित में हम कैसे काम कर सकते। मुझे सबऑर्डिनेट्स का नहीं पता, बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखती हूँ। फॉर मी फेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से ग्रे एरियाज भी होते हैं। इट इज़ नॉट ऑल ब्लैक एंड वाइट। आपकी लाइफ कैसी है आगे, वो आपके हाथ में ही है। आप अपनी लाइफ को क्या बनाना चाहते हैं वो आप ही के हाथ में है। बड़े सपने देखने चाहिए। आप अगर बड़े सपने ही नहीं देखेंगे, पोजीशन बहुत नहीं बदल सकती। नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूसीएन पॉडकास्ट के एक और कड़ी में। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ एक इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन लेकर आए हैं। अमरावती के डेवलपमेंट, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सिटीजन सर्विसेज को नई दिशा देने वाली अमरावती म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस सौम्या शर्मा चांडक हमारे साथ हैं। 2018 बैच की आईएएस ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर की डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर और अमरावती महानगर पालिका की वर्तमान आयुक्त। उन्होंने 19 जून 2025 को अपना पद ग्रहण करने के बाद कई महत्वपूर्ण उपक्रम शुरू किए, जिनका सीधा फायदा शहर के आम नागरिकों को मिल रहा है। और साथ ही साथ आज के एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे अमरावती में चल रहे विकास प्रकल्पों के बारे में, स्वच्छता ड्राइव्स, डिजिटल सर्विसेज जो कि आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में, और स्मार्ट फैसिलिटीज़ अपग्रेड्स के बारे में, और उनका क्या विज़न है अमरावती के डेवलपमेंट को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यूसीएन के इस पॉडकास्ट में। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि लॉ से आपकी शुरुआत हुई, नाउ आईएएस एंड नाउ आप आयुक्त हैं अमरावती महानगर पालिका के। अब तक का आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जर्नी रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी रही है आपकी जर्नी? जैसा आपने बोला, मेरा ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुआ है इन बीए एलएलबी ऑनर्स। एंड वहाँ पे मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एंटर करने का। रादर मेरी कॉर्पोरेट जॉब, आई वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब इन मुंबई। But towards the end of my college, I decided कि administration is a very good opportunity अगर कुछ ग्राउंड लेवल काम करने के लिए। तो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा एंड आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में मेरा चयन हुआ है, और उसके बाद जो मेरी जर्नी रही है वो, मतलब बोल सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज देता है इसका बिल्कुल किसी चीज़ से मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, भारतीय प्रशासकीय सेवा में जो हमें अलग अलग पोस्ट मिलती हैं, उनके माध्यम से हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, और अपने विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि सभी का बेटरमेंट हो। तो अभी तक मेरा जो जर्नी रहा है, मैं शुरुआत में मैं दिल्ली में पोस्टेड थी जी। दिल्ली गवर्नमेंट में एसडीएम के रूप में काम किया है। उसके बाद महाराष्ट्र में मेरे काडर ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके बाद महाराष्ट्र में मैं सबसे पहले एसडीएम देगलूर थी, नांदेड़ जिले में, जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मेरा जो इनिशियल इंडक्शन था महाराष्ट्र राज्य में, वो वहाँ पे हुआ है। उसके बाद मैंने नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़िला परिषद सीईओ के रूप में काम किया है। उसके बाद मैं नागपुर स्मार्ट सिटी की सीईओ थी, और फाइनली अभी मैं अमरावती महानगर पालिका आयुक्त के रूप में कार्यरत हूँ। तो मैम, आपकी जर्नी जो रही है आपने तो बताया, लेकिन जब आईएएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे और अब जो है आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है कि उस टाइम पे क्या विजन था, और क्या आपने मिथ्स या कुछ बातें सुनी होंगी जो आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ अलग है, उस टाइम पे कुछ अलग है और इस बार
वो होता है ना कि देखना दूर से अलग हो जाता है और खुद एक्सपीरियंस करना एक अलग हो जाता है। देखिए, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सेट आइडियाज़ एंड नोशंस के साथ प्रिपेयर कर रही थी। जी। मेरा प्रिपेयर करने के पीछे का यही मकसद था कि एक आईएएस में एंट्री से एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम हम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट थी, तो हम हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ते थे कि ये अन्याय हुआ है लोगों के साथ, तो उसके लिए कोर्ट गए हैं लोग, उसके ऊपर डिसीजन उनके फेवर में आया है। तो लगता था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन ठीक लिया जाए तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो जी। एक तरीके का रोल आपका रहता है लोगों की लाइफ्स को बेटर करने में। तो एक यही मेरा एक्सपेक्टेशन था। इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ बहुत प्री कंसीव्ड आइडियाज़ थे कि ओके। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। जी। फील्ड में काम करने से, सबको एक साथ मिलकर काम करने में जो एक एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा है। जी, ये 7 साल की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी रही है, तो इसमें आपने क्या-क्या सीखा? कुछ पॉइंटर्स आप शेयर करना चाहेंगे जनता के साथ, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उसका? कि क्या आपके डिसीजन मेकिंग को क्या-क्या हेल्प हुई, कौन-कौन चीज़ों से, देखिए, प्रॉब्लम्स? इसमें यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में हम हमेशा ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कैसे हो, और जी। जो भी डिसीजन है वो जो एक्चुअली सोसाइटी की ग्रुप है जिनको ज़रूरत है हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शन की, उनके हित में हम कैसे काम कर सकें। तो उसी के साथ, और एक जो चीज़ स्पेशली जो म्युनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट में आती है कि सिटी में इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। यस। अगर कोई चीज़ चाहता है तो दूसरा ग्रुप वही चीज़ नहीं चाहता है। तो इसलिए कैसे इन सभी डिफरिंग ग्रुप्स को बैलेंस करना और फिर एक ऐसा डिसीजन लेना जो कि एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहे, या। और साथ ही साथ लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से काम करना जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि अगर आपका डिसीजन बैक्ड बाय रूल है तो फिर या। कोई भी उसमें चिंता की बात नहीं। तो ये आपको एक चेरी ऑन द केक एडवांटेज हो जाता होगा लॉ की, आपकी बिल्कुल, स्टडीज बिल्कुल, इसमें। डेफ़िनेटली मुझे लगता है द फैक्ट कि मेरा लॉ में ग्रेजुएशन हुआ है, 5 जी। साल मैंने एनएलयू दिल्ली से लॉ करा है, हम्म। उसका मुझे फ़ायदा पूरा रहता है हर तरीके से, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है प्रोसीजर की, यस। हर चीज़ की, जिससे हम अपने डिसीजन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए उन सब के पालन के हिसाब से करें। तो मैम, अभी 19 जून को आपने अमरावती में एज अ आयुक्त ज्वाइन किया है, तो सब ज्वाइन करने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रही है? देखिए, तो जब मैंने अमरावती में जॉइन करा तो मैं पहले दिल्ली और फिर नागपुर जैसी बड़ी सिटीज़ से आई थी, और यहाँ पे आते ही कुछ चीज़ें मुझे दिखी जो मुझे ठीक नहीं लगी। पहला था कि बहुत ज़्यादा शहर में फैला हुआ अतिक्रमण, दूसरा था शहर की स्वच्छता की प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है डे 1 से मैंने इन दोनों विषय पे काम किया है। जी। अतिक्रमण पे हमने विशेष मुहिम चलाई है। बहुत सी जगह पे पक्का अतिक्रमण होकर रोड्स पे शॉप्स, नाली पे शॉप्स, इस टाइप की परिस्थिति जो थी, वो हमने काफ़ी हद तक उस पे कार्रवाई की है और कार्रवाई चालू है। उसके साथ-साथ स्वच्छता का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम दिख रही थी शहर में। तो जॉइन होने से लेकर अभी तक बहुत से सिटी के कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे कचरा डंप हो रहा था, ऐसे पॉइंट्स को बंद किया गया है, ओके। और यही सब पॉइंट्स आगे जाके बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ हम पूरी शहर में एक आधुनिक स्वच्छता की प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। इसका भी रिसेंटली हमारा टेंडर हुआ है कि जो सिटी में अभी तक कॉम्पैक्टर्स नहीं है, तो कैसे सिटी में जो वेस्ट जाता है, अभी हम जैसे हर जगह होता है बाकी सभी हर बड़े जगह शहरों में, जो कचरा गाड़ी से आता है तो वो डंप नहीं डंप होता, नहीं वो जाता। कॉम्पैक्टर में जाता है, और बिल्कुल। कॉम्पैक्टर से फिर वो पूरा प्रेस होके बहुत सारे कचरा छोटा होकर फिर वो आगे अपने फाइनल कंपोस्ट डिपो तक जाता है। तो वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं। इसके साथ साथ स्वच्छता विभाग में बहुत से उपक्रम लेने को आए हैं जी। जिससे सिटी थोड़ा बेटर क्लीन हो सके। तो आपका अब तक के जितने भी हमने इंटरव्यूज में देखा है, जितनी भी आपके बारे में जानकारी मिली है, आपका सब जगह एक मैसेज कॉमन रहा है कि जनता के अंदर अवेयरनेस होना जरूरी है। जनता का भी रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि फैसिलिटीज तो प्रोवाइड हो जाती है लेकिन उनका सही यूज होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल एक मानना है कि सिटी की सिचुएशन सिटी के सिटीजन्स पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। जी। इसीलिए हम कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनिशिएटिव लें, अगर उसमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो हमारा इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके। एक जो हम बात करते हैं आज, हमारे जिस दिन हम आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट हुआ था, हमारे जी। भारत का संविधान में हमें राइट्स मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी मिले हैं। जो बिल्कुल। ड्यूटीज मिले हैं वो हमारी कुछ सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मिले हैं कि बिल्कुल। एक आदर्श सिटीजन होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से एक रहता है कि जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं सिटी लेवल पे, बहुत से टाइम वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो अगर सिटीजन्स ही एक्टिवली उस पे उन्होंने एक तरीके से उसको रिकग्नाइज किया हम्म। और सिटीजन्स का बिहेवियर चेंज हुआ तो वो प्रॉब्लम उतनी नहीं रहेगी। ओके। इसमें बहुत से मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ। इलीगल पार्किंग एक है, अतिक्रमण का Yes. विषय दूसरा है। शहर के बहुत से ठिकान पे हम देख रहे हैं कचरा जस्ट डंप हो रहा है। वो कौन डंप कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? तो इस लोग ही टाइप कर की रहे हैं हम बस। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात करते हैं उसमें मुझे लगता है कि एक सिटी की जो पहचान है वो उसके रहीवासी हैं, उसके लोग हैं, और उसी तरीके से अगर अमरावती के सिटीजन्स एक तरीके का आदर्श प्रस्तुत कर सके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो इंदौर है। यस। आज के टाइम पे इंदौर को इंडिया की सबसे ज्यादा क्लीन सिटी Clean बोला city जाता बोला है, और वाकई वो सबसे क्लीन सिटी है। लेकिन जब आप जाके वहां देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि इंदौर में अगर आप ऐसे कहीं पे कचरा डाल रहे हैं तो आपको म्युनिसिपैलिटी आके बाद में दंड लगाएगी, उससे पहले वहां के लोग ही आपको लोग ही बोलेंगे कि ये नहीं करना है। तो इस टाइप की बात हम करते हैं कि हर तरीके से सिटीजन इन्वॉल्वमेंट। और हाँ, जैसे अभी ज्वाइन होने के बाद से बहुत से एरियाज में सिटीजन्स की तरफ से कुछ कुछ रिक्वेस्ट आए कि हम ये करना चाहते हैं, हम इस तरीके का इनिशिएटिव करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इस टाइप के हम सिटीजन इन्वॉल्वमेंट को 100% वेलकम करते हैं कि आप ज़रूर आइए, आपके जो आइडियाज़ हैं आप लेकर आइए, आप अपने सुझाव दीजिए और हम आपको डेफिनेटली इन्वॉल्व करेंगे हमारे उपक्रम में। दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी अगर हम फ्यूचर की बात करें, रिसेंट फ्यूचर की बात करें अमरावती में, तो क्या क्या डेवलपमेंट्स और देखने मिलने वाले हैं सिटीजन्स को भी, और क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले, इस बारे में कुछ बताइए। सिटी की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सिटी में कुछ प्रपोजल्स फॉर जी। प्रोजेक्ट्स। एक सिटी की जो बात उल्लेखनीय है वो यह है कि सिटी चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है और सिटी की बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है जो और इतने शहरों में नहीं होता। सिटी में 2 बड़ी लेक्स भी हैं। तो उस सब को देखते हुए सिटी में एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज को लेके जा सके। अभी आज सच क्या है ऐसा स्पॉट मुझे नहीं लगता। तो हम वडाली तालाब और छतरी तालाब इन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जल्द ही जल्द एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह ये ओपन हो। उसके साथ साथ एक रिसेंटली हमारे शहर में अंबा देवी मंदिर है जी। जो नवरात्रि के दौरान यहाँ पे 15 लाख तक लोग आते हैं। इस मंदिर की आजू बाजू के परिसर की डेवलपमेंट उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो माननीय पालक मंत्री साहब के साथ यहाँ पे बैठक हुई थी उसके हिसाब से MSIDC जो महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ करारनामा करके शहर के जो मुख्य ठिकान इस तरीके से डेवलप करने हैं वो डेवलप करेंगे और डेफिनेटली जो कंसर्न इसमें प्लेयर्स हैं उनको साथ लेकर। तो इसमें अच्छी बात है अंबा देवी और एकवीरा देवी दोनों ही संस्था के साथ हमारा इस पे बातचीत हुई है, वो रेडी है और हम इस डायरेक्शन में आगे मूव करना चाहते हैं। तीसरी जो चीज़ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सिटी की बस सर्विस। करंटली जो सिटी बस सर्विस है उसका अपग्रेडेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PM ई बस प्रधानमंत्री ई बस योजना शुरू की है, उसके तहत अमरावती को 50 बसेस मिलेंगी। अब वो बसेस आने के लिए हमारा बस डिपो का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपो वाला रहेगा। उसके साथ साथ हमारे बस जितने भी सिटी के बस स्टॉप्स हैं करंटली उनकी भी हालत इतनी ठीक नहीं है, तो उनका ऊपर भी हम काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो जाए। और मैम आपका जो विजन है वो आपने ज्वाइन करते एकदम युद्ध स्तर पे काम करना जो शुरू कर दिया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विजन के मुताबिक 5 से 10 साल में अमरावती कैसी सिटी बननी चाहिए, कैसी होगी? देखिए मेरा विजन के मुताबिक तो यही है कि अमरावती एक ऐसा शहर है जिसकी संस्कृति है, बहुत रिच हिस्ट्री है। ये बात मुझे बताई गई है कि जब मुंबई से ठाणे ट्रेन लाइन शुरू हुई थी तो उसके बाद सेकंड ट्रेन लाइन जो शुरू हुई थी वो मुंबई से अमरावती हुई थी। और अमरावती सिटी हर तरीके से हिस्टोरिकली, सोशली, कल्चरली विदर्भ का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। तो फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ ऑन मैं एक तरीके से ऐसा बोलती हूँ कि अमरावती में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो,
रोड्स जो हैं, अभी हम जैसे कुछ काम कर रहे हैं, हमें राजापेट जंक्शन पे देखा जाए तो बहुत बहुत वहाँ पे भीड़ रहती है, कहीं से कोई व्हीकल आ रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमने एक प्रयोगी तत्व पे उस पे बंद करवाया, कैसे हम व्हीकल्स की मूवमेंट स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। अब इस टाइप के ट्रैफिक जंक्शन को हम सॉल्व करने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पे ट्रैफिक का इश्यू है तो कैसे वहाँ पे कुछ सिंपल डिज़ाइन सॉल्यूशन से ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हो जाए। ओके। तो कुछ ट्रैफिक का विषय ना रहे शहर में, क्योंकि आबादी बढ़ती है, व्हीकल्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक अच्छे तरीके से चले। और सिटी ऑलरेडी अमरावती शहर को पूरे देश में इन द कैटेगरी ऑफ 3 to 10 लाख पॉपुलेशन हमें फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर द क्लीनेस्ट एयर। तो वही एकदम बरकरार रहे, हमारी जो रैंकिंग है वो वैसी रहे, शहर की एयर क्लीन रहे, शहर की स्वच्छता की जो रैंकिंग है, अभी हम 17th नंबर पे आए हैं इन इंडिया, वो और इम्प्रूव हो और हमारे शहर स्वच्छ, साफ एंड विद इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी जो बच्चे अमरावती के बाहर जा रहे हैं जॉब्स के लिए, ये एक बड़ा अमरावती में भी कुछ उद्योग आए, स्पेशली इन आईटी सेक्टर, जिससे कि बच्चे यहीं पे रह के काम कर पाए। तो आईटी सेक्टर की भी बात की है, और जैसे अब जनता को स्मार्ट बनाने की हम बात करें, डिजिटलाइजेशन का भी जो है थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अभी हुआ है, नगर निगम ने काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। Yes. तो इसके बारे में आप क्या क्या बताएंगे, क्या क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं? डेफिनेटली अभी करंटली महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री 150 डेज प्रोग्राम, ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत जी। हमने अमरावती महानगर पालिका ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिससे ई गवर्नेंस एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस बन जाए। तो सबसे पहला उसमें है कि हमारे ऑफिस में ई ऑफिस लागू है, फिजिकल फाइल्स नहीं है, सारी फाइल्स ऑनलाइन है। ये पहला है पेपरलेस ऑफिस करने का। दूसरा व्हाट्सएप चैटबॉट, हमने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बना के लॉन्च किया है, जिसमें जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं आपको उधर उधर ढूंढना ना पड़े, आप अपने ही फोन पे उस पर हाय लिख के भेज सकते हैं एंड ऑल लिस्ट ऑफ सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इसी व्हाट्सएप चैटबॉट में हमारे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म का भी लिंक है, आप अपनी कंप्लेंट उसको वहीं पर डाल सकते हैं पिक्चर के साथ, और टीम उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अटेंड करेगी। ओके। ये तो आपको मैंने कुछ इनिशियल बताए। उसके बाद हमने 2-3 और भी कुछ नए उपक्रम किए हैं, जैसा अभी हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, फायर लाइसेंस एंड मार्केट लाइसेंस, इन डॉक्यूमेंट्स पे ब्लॉकचेन हमने लगाया है ताकि इनकी डुप्लिसिटी ना हो। तो ब्लॉकचेन, जैसा आपको पता है, ब्लॉकचेन से वेरीफाई होता है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो हमने ब्लॉकचेन भी लागू किया है इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में। कुछ प्रोसेसेस हमने जब रिव्यू लिया तो पता चला कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत सारा पेपर, बहुत सारी पेंडेंसी इस तरीके का था। जैसे कि कामगार सर्टिफिकेट एक होता है, तो पूरी तरीके से प्रोसेस ऑफलाइन था और बहुत इश्यूज थे। उसके लिए हमने न्यू पोर्टल बनाया है, पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे जो एप्लीकेंट्स के लिए एक बेटर रहे। महानगर पालिका की वेबसाइट भी पूरी तरीके से अपडेट हुई है। वेबसाइट पे सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि आप अपने घर पे ही बैठ के पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने पीएचसीज हैं, कितने गार्डन्स हैं, पूरी इंफॉर्मेशन हमने उसमें डाली है। एंड फ्यूचर का एक ये प्लान है कि हम अपनी महानगर पालिका के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू करें, और उस टोल फ्री नंबर से जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिंक्स हों, और कॉल्स पे भी हमारा एक कॉल सेंटर टाइप सेट करने की प्रक्रिया चालू है। तो मैम, इतने डिजिटल इनिशिएटिव से पब्लिक का रिस्पांस कैसा आ रहा है, और पब्लिक में अवेयरनेस कैसे, पहला तो सवाल मेरा ये रहेगा, रिस्पांस क्या आ रहा है उनका। उसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अवेयरनेस कैसे कैसे आप पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आई थिंक 1 महीने पहले की जो फिगर्स हैं, 50,000 कॉन्टैक्ट्स रजिस्टर्ड थे। दैट इज़ अ गुड फिगर फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स। और रिस्पांस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिस्पांस कैसा है, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि इन डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से लोगों की समस्या क्या है वो डायरेक्ट हमारे तक पहुँचते हैं। ग्राउंड लेवल की रियलिटी हमारे तक पहुँचती है, जिसके बाद फिर मेरी फील्ड विजिट्स रहते हैं, जाके चेक करते हैं एक्चुअल वस्तुस्थिति क्या है। तो मैम, ये जनता तक, जैसे हमने व्हाट्सएप बॉट लॉन्च किया है, इतनी सारी अलग अलग और फैसिलिटीज, डिजिटल फैसिलिटीज लॉन्च की, तो ये कैसे जनता तक पहुंचाई है, उनको इसके बारे में अवगत कैसे कराया था? तो जो हमने सबसे पहले व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया था, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल पालक मंत्री सर के हस्ते लॉन्च हुआ है, और उनके
उन्हीं के साथ-साथ हमारे शहर के सम्मानीय आमदार, खासदार सब उपस्थित थे। तो सबकी ओके, उपस्थिति में प्रॉपर पब्लिसिटी देके वो लॉन्च हुआ है ओके। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे अमरावती के, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया सबके माध्यम से उसको पब्लिसिटी दी गई है। तो मैम डिजिटल की तो हमने बात कर ली, लेकिन शहर में भी आपने एक नया पॉलिसी, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि हीट एक्शन प्लान को लेकर है। शहर की जो बढ़ती गर्मी है, गर्मी के दिनों में तो ठंडा रखने के लिए सबको, कूल रूफ पॉलिसी, ये क्या चीज़ है? यस। सो ये भी हमने एक उपक्रम लिया है जी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हम महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहली महानगर पालिका हैं जिसने इस टाइप का उपक्रम लिया है। जी। हमारे शहर का गर्मी के महीने में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा कलेक्ट किया गया। वो सैटेलाइट डेटा जब कलेक्ट हुआ तो ये पता चलता है उसमें कि जहाँ पे जो बांधकाम था बिल्डिंग्स का, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तरीके से मेजर्स लिए थे ओके। जिससे वाइट पेंट या फिर मोज़ेक टाइल्स लगाना या इस ओके। टाइप के जहाँ पे मेजर्स लिए थे जिससे जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट ऑफ होती है, या उन बिल्डिंग्स का टेम्परेचर कम पाया गया था एज अपोज टू नॉर्मल रेगुलर रूफ बिल्डिंग्स ओके। या फिर जो कुछ बिल्डिंग्स जिन पे टिन रूफ थी। हम्म, तो यह देखते हुए कि जिन बिल्डिंग्स में कुछ सिंपल मेजर्स से जो छत है बिल्डिंग की उस पे कुछ मेजर्स करने से आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर ही कम हो जाता है, या और जब आपकी बिल्डिंग का टेम्परेचर कम होता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग्स होती हैं बिल्कुल। और इस तरीके से एक आपको और आपकी फैमिली को बहुत उसका फायदा रहता है। तो ये हमने ध्यान में रखते हुए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है। ओके। कूल रूफ बायलॉज उपनियम के अंडर अमरावती शहर की सभी पब्लिक एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, ओके। उन पे कूल रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। और जितने भी हमारे इसके अंदर आप बोल सकते हैं मोर देन 500 स्क्वायर मीटर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स पे भी हमने अनिवार्य करा है कि आपको अपनी बिल्डिंग बनाते हुए रूफ पे किसी टाइप की कूल रूफ टेक्नोलॉजी लानी ही है। ओके। जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये अनिवार्य नहीं किया गया है उनके लिए हमने इंसेंटिव बेस लागू किया है। अगर आप अपने घर की छत पे कुछ ऐसा मेजर करवाते हैं जिससे वो कूल रूफ कहला सकते हैं तो उसके तहत आपको 3 वर्ष का टैक्स से 10% डिडक्शन। रिडक्शन मिलेगा, रेट रिडक्शन। और जो जिन्होंने That's कूल रूफ किया है उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दैट्स ग्रेट। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या हम बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो जो एक ओनस होता है वो गवर्नमेंट पे आता है कि कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएं जिससे कि रिडक्शन हो। अब हमने देखा है जैसे गर्मी के महीने में आप वो लगा दें, ग्रीन शेडिंग कर दें Green रोड्स के, shading, इस yes. टाइप की। लेकिन यह पॉलिसी के तहत जो शहर के सिटीजन्स हैं वो खुद डायरेक्टली एक रोल प्ले कर सकते हैं टू इंश्योर कि जो पूरे सिटी में टेम्परेचर बिल्डिंग्स का कम रहे, क्योंकि जैसे आपको पता है शहर में जो हीट आइलैंड इफेक्ट बोलती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होने की वजह से सब बिल्डिंग्स गर्म होते हैं, उसकी वजह से उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एज अपोज टू जो कूल एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे गर्मी के महीने में भी इतनी गर्मी नहीं रहती है। तो वही प्रिंसिपल को लेते हुए अगर हर रूफ की छत पे कूल रूफ की जाएगी तो इस टाइप के अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होगा और एरिया की जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो कम रहेगा। ये मैम बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि हर घर पे अगर कूल रूफिंग हो जाए तो ओवरऑल शहर का भी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो एटलीस्ट सिटी की जो वार्मिंग है हमारी वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा सैटेलाइट डेटा से बैक्ड है, हमें रिमोट सेंसिंग के डेटा के आधार पे बता रहे हैं कि जहाँ पे कूल रूफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इस टाइप का टेम्परेचर रिडक्शन हमने देखा है। तो मैम इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको कूल रूफ टेक्नोलॉजी के बारे में? कूल रूफ टेक्नोलॉजी की इंस्पिरेशन ऐसे है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश किया था और वर्किंग ग्रुप के तहत अमरावती का ये सब स्टडी किया गया था। ओके, स्टडी किया था। तो जब हमने वो स्टडी किया देखा तो जब इनिशियली मैं जस्ट आई थिंक ज्वाइनिंग के बाद ही हमने एक मीटिंग लिया था, फिर उनका कॉन्स्टेंट फॉलोअप लिया, उनके रिजल्ट्स आए, उनकी रिपोर्ट आए, तो रिपोर्ट देखने के बाद फिर काफ़ी क्लियर था कि अब इसमें हमें ये पॉलिसी बनानी ही चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट एंड फायदा बहुत ज़्यादा है। तो मैम कूल रूफ प्लान में भी आपने बताया कि टैक्स में भी कुछ उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन और टैक्स में भी काफी रिफॉर्मेशंस हुए हैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद, तो वो भी आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? तो हमने टैक्स के रिलेटेड जो यहाँ के व्यापारी और सब लोग आए थे तो उन्होंने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रखे, तो हमने टैक्स के अंडर 3 मेजर टाइप के डिसीजंस मैंने लिए हैं। Okay. तो पहला डिसीजन रहेगा
यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता था रेंट अग्रीमेंट के ऊपर, जी, तो जब आपकी रेंट अग्रीमेंट थी तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स लगता टैक्स था, लगता है। और अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी तो उस पर अलग रेट ऑफ टैक्स लगता था। ओके, तो ये हमने देखते हुए अब इक्वल रेट ऑफ टैक्सेशन फॉर सेल्फ ओन्ड एंड रेंटेड प्रॉपर्टी किया है। मतलब अगर आपकी अब रेंट अग्रीमेंट के बेसिस पे आपका रेंट आप कितने पैसे दे रहे हैं रेंट पे, उसके बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा। आपकी प्रॉपर्टी का स्क्वायर फीट एरिया कितना है उसके बेसिस पे सभी प्रॉपर्टीज को टैक्स लगेगा। एक हमने ये डिसीजन लिया, इसकी काफी डिमांड थी, सिटी के बहुत लोगों से डिमांड थी जी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम अगर रेंट पे हैं तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर हमारी खुद की बिल्डिंग है तो हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम रेंट भी पे कर रहे हैं और टैक्स भी ज्यादा पे कर रहे हैं। तो एक ये हमने डिसीजन लिया है कि एक समान टैक्स सभी पे लागू रहेगा। दूसरा डिसीजन जो लिया है वो मेज़ेनाइन फ्लोर को लेके है। बहुत से व्यापारी संघ, उसमें भी एक उनका कंसर्न था कि जो मेज़ेनाइन फ्लोर है वो टैक्स नहीं होना चाहिए, तो वो भी क्लैरिटी दी है हमने उसमें। यहाँ पे भी एक डिसीजन लिया है कि मेज़ेनाइन फ्लोर जो आपकी शॉप का है, अगर आप उसको एज फ्लोर स्पेस यूज कर रहे हैं, मतलब अगर वहां पे कस्टमर आके बैठ रहे हैं तभी वो टैक्स होगा। अगर मेज़ेनाइन फ्लोर पे सिर्फ स्टोरेज हो रही है तो हम उसको फ्लोर एरिया की तरह काउंट नहीं करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी का। दैट्स ग्रेट। और तीसरा हमने इंडस्ट्री MIDC जोन के लिए भी काफी सारे उसमें मेजर्स लिए हैं कि उनके लिए जो टैक्स कलेक्शन के उनके प्रॉब्लम्स थे कि हमारे कुछ गलत तरीके से टैक्स हो रहे हैं, वो सब भी हमने क्लियर किए हैं। तो इस होपफुली अब सिटी का टैक्स कलेक्शन बढ़े। महानगर पालिका को रन करने के लिए टैक्स कलेक्शन बहुत जरूरी है। हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। इसके लिए हम बार हम बहुत कैंप्स लगाते हैं, सब करते हैं। यही लोगों से आह्वान रहेगा कि आप टैक्स भरिए, तभी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। दैट्स ग्रेट। और मैम बिजनेस ओनर्स के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले हैं, हॉकर्स के लिए, उसके लिए भी काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उनके लिए बताइए। यस, तो सिटी में हॉकर जोन जो थे वो इससे पहले जो भी डिक्लेयर हुए थे वो कुछ मतलब वहाँ पे इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं हुए, या फिर आप बोल सकते हैं उनकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई। और उसके बाद फिर जो एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके बेसिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हॉकर जोन डिक्लेयर करने की कार्रवाई चालू है। कुछ रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे 3 जोन। रेड मतलब नो हॉकिंग जोन, यहाँ हॉकिंग अलाउड नहीं है। ग्रीन जोन जहाँ हॉकिंग अलाउड है, और येलो जोन जहाँ पे कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए हॉकिंग अलाउड है। इस टाइप का हम कर रहे हैं। और हम ये भी ध्यान इसमें दे रहे हैं कि हॉकर 2 टाइप के हैं, स्थिर और मूविंग, फिरते हुए। यस, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि जो फिरते हॉकर्स हैं वो तो मूव करेंगे, जो यू कैन से स्थायी हॉकर्स हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस देने, इस टाइप से हम उसकी कार्रवाई हमारी चालू है। तो यूसीएन पॉडकास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और मैम्स के साथ मैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलूंगा, जिससे शायद मैम के बारे में हमें जानने को थोड़ा सा और आसानी हो, और इनके लाइफ से हम बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सके। चलिए शुरू करते हैं ये रैपिड फायर राउंड। तो मैम सबसे पहला मुझे ये पूछना है कि योर गो टू स्ट्रेस बस्टर आफ्टर अ लॉन्ग डे, व्हाट इज इट? Eating some very good food. A book that has influenced you the most? The Bhagavad Gita. Okay. One habit that has contributed most to your success? Follow up. The follow up I take on everything. Okay. If I say something needs to be done, then I ensure कि उसको बार-बार follow up ले लेकर कि वो हो जाए, वो काम होना जरूरी है। Continuous follow up करना। Follow up करना, okay. One tea or coffee, what keeps you going? None. It's नींबू पानी। नींबू पानी, अरे वाह। A quality every civil servant must have? Listening to others. Okay. Listening to the other perspective. Okay. A myth about IAS officers you wish people would stop believing? That we change a lot after becoming IAS officers. We are the same person that we were before. Just our job has changed. Job has changed. That's true. One app you use the most for productivity? Notes app. Simple Notes app on iPhone. Okay. A quote you live by? से खराब वक्त में भी हमें रियलाइज होता है कि हमारे अंदर अभी भी कुछ है बदलने की परिस्थिति। If not an IAS officer, what would you be doing? Lawyer, yes. One thing you love most about Amravati? The natural beauty around it, the hills, the greenery. One civic problem you'd solve instantly if you could? Garbage. Morning person or night owl? Morning. Okay, your favorite way to connect with citizens? Field visits and also what they are saying on social media.
ओके, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। यस मैम, दैट्स इट, दिस वाज आवर रैपिड फायर राउंड। काफ़ी अच्छा मैम जवाब दिया आपने, काफ़ी इंस्पिरेशनल जवाब दिए हैं आपने। स्ट्रेस रहता है मैम आपको बीइंग एज अ देखो स्ट्रेस अथॉरिटी तो फिगर है? हर किसी के हाँ, जॉब में स्ट्रेस रहता है। तो कैसे आप इससे कोप अप करते हैं? थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे मैम आपसे। आदत हो हाँ जाती है एक पॉइंट के बाद। जी। जब आप एक हाई परफॉर्मिंग हाई प्रेशर जॉब में होते हैं तो आपको आदत ही रहती है। देन स्ट्रेस इज जस्ट नॉर्मल फॉर यू। ओके, रादर मैं तो ये बोलूँगी जब मुझे स्ट्रेस नहीं रहता है, जैसे कभी काम निपट गया है तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। मिसिंग है, हाँ, एक वो उसका स्ट्रेस क्या? अलग रहता है। हाँ, मतलब वो ऐसे लगता है कि मतलब सब ठीक है ना, मतलब कुछ स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि आपको आदत ऐसी हो जाती है जी। कि उस तरीके से काम करने की। हम्म। तो मैम एज अ लीडर अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सबऑर्डिनेट जितने भी देख रहे हैं, थोड़ा ये ब्लंट क्वेश्चन रहेगा मेरा, आप एज अ लीडर खुद को कैसे देखती है कि आपके सबऑर्डिनेट्स क्या सोचते होंगे आपके बारे में? ये जो सोचेगा वो लीड स्ट्रिक्ट नहीं कर है या सकता। बहुत लीनियंट है, जो ये कैसे है? सोचेगा वो लीड नहीं कर सकता। हमें जैसा हम काम करते हैं हम वैसे जी ही काम करते हैं। मैं जी रूल के बेसिस पे काम करती हूँ। जी। मैं बहुत ब्लंट हूँ। हम्म, जो है वो मैं सीधे मुंह पे बोलती हूँ। हम्म, और मैं किसी भी टाइप का, मतलब अगर आपने हम्म, गलती की है तो आपने गलती की है। की है। देन नो कुछ नहीं हो बटरिंग, सकता। मतलब बटर लगा के नहीं है, डायरेक्ट जो मतलब स्लैप रहेगा वो क्लियर मुझे रहेगा। सबऑर्डिनेट्स का नहीं पता, बट मैं अपने आप को बहुत ज्यादा उस तरीके से देखती हूँ। फॉर ओके मी फेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बीइंग मेरे लिए स्ट्रिक्ट। एक तरीके से बोल सकते हैं कि सही चीज होनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। यस, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, इट्स टोटली क्लियर, हाँ, तो ट्रांसपेरेंट है बस। कभी कभी ऐसा नहीं है। देखिए कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से ग्रे एरियाज भी होते हैं। इट इज नॉट यस ऑल ब्लैक एंड यस। व्हाइट। बट स्टिल जहाँ पे ग्रे एरियाज हैं वहाँ पे हमारे लिए रूल्स हैं। तो रूल्स के हिसाब से जाना रूल्स के चाहिए। हिसाब से बेस्ट है। लेकिन मैम जितनी भी हमारी जनता है, जितनी भी आपके आसपास जो पब्लिक है, वो आपको एज एन आइडियल फिगर के रूप में जो देखते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चे भी हैं, कि यू आर एन आईएएस एंड उसके बाद आप एज एन आयुक्त हैं, तो उन्हें के लिए कुछ मैसेज, कुछ आप अपने इंस्पिरेशन लाइंस उनके लिए कुछ अगर देना चाहें? बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहती हूँ सभी को, स्पेशली यंग गर्ल्स, बच्चे, कि आपकी लाइफ कैसी है आगे वो आपके हाथ में ही है। आप अपनी लाइफ को क्या बनाना चाहते हैं वो आप ही के हाथ में है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बड़े सपने देखने चाहिए। आप अगर बड़े सपने ही नहीं देखेंगे तो फिर पोजीशन बहुत नहीं बदल सकती। बिल्कुल तो इसका व्हाट वी से, यू शुड डेयर टू ड्रीम। इतनी हिम्मत बिल्कुल। होनी चाहिए सपने देखने की। हम्म, और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के सपनों में भरोसा ज़रूर रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। ये ये बात एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी के भी सक्सेस के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरी खुद का सक्सेस में मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जी। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए उनके पोटेंशियल के हिसाब से। और आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ एआई, इंटरनेट, इंटरनेट। सो मेनी थिंग्स, जब मैं शायद स्कूल में थी तो इतने करियर ऑप्शंस नहीं थे जितने आज के डेट में हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टाइम है कि सब अच्छे से परफॉर्म करें, सब बच्चे अच्छा करें और अपने परिवार की स्थिति इम्प्रूव करें। और आज के बच्चों की अगर बात करें मैम, क्योंकि जो जनरेशन है बहुत, जैसे आपके समय का हो गया, हमारे समय का जो जनरेशन था वो बहुत अलग था, वो थोड़े डिसिप्लिन भी थे। आजकल के जनरेशन जो है थोड़े से ज़्यादा फ्रैंक बोल सकते हैं या ब्लंट है अपने घर वालों के सामने भी, ड्यू टू इंटरनेट, एआई, उनके पास इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। तो क्या डिफरेंस आपको फील होता है कुछ आप? देखिए मैं कि इसमें हाँ। बोलती हूँ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एजुकेटेड। हम्म, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम पे अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन को वो कर रहे बढ़ावा दे हैं रहे हैं। वो भी ठीक नहीं है ना। बिल्कुल। तो देर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर आपको खुद पता है क्या सही है क्या गलत है और आप उसके बेसिस पे कर सकें। पर बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ये सब तो हमारी संस्कृति का भाग है जो हमें करना ही चाहिए। वैल्यूज नहीं भूलने चाहिए। ये बिल्कुल। सबसे ज़रूरी बात है कि एक हमारी जो बोलते हैं कल्चरल एंकरिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। और एक और बात जो हाँ, मैं काफ़ी इसमें बिलीव करती हूँ कि एक परिवार में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर हम जरूरी है। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि कोई भी अपना विचार रख पाए। रख पाए, yes।
सबके थॉट सुने जाते हैं, सबके हाँ, विचार सबके सुने थॉट्स जाते हैं, ऐसा नहीं होना होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ऐसे जब होता है तो फिर ना तो परिवार की महिला कुछ ज़्यादा बोल पाते हैं, किसी की कोई उसमें बोलने की थॉट रहती नहीं है। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने परिवार में भी डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सबके विचार सुनने चाहिए, जिससे सब एक साथ मिलके आगे बढ़े और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में रहनी चाहिए। तो मैम अभी जो है हमारा समय जो है थोड़ा सा हमें जो है आज्ञा नहीं दे रहा है ज़्यादा और बात करने के लिए, पर ढेर सारी बात और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेना चाहेंगे। लेकिन लास्टली जाते जाते एक मैसेज आप अमरावती वासियों को, पूरे देशवासियों को आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? तो मेरी तरफ से सभी अमरावतीकर को यही मैसेज रहेगा कि अमरावती महानगर पालिका अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है अपने आपके शहर को बेटर करने का। इसमें आपका सहयोग हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिव कर सके। जो हमने इतने सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स इसीलिए लाए हैं कि आपको ऑफिस में आकर अर्ज ना देनी पड़े, आप घर पे बैठ के भी अर्ज कर पाएँ, सर्विसेज आपकी तरफ पहुंच पाएँ। आपके लिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन महानगर पालिका में क्या है, कैसे है, वो सभी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे उपलब्ध करने के लिए हम इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नेंस मोर ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन फ्रेंडली हो। और ये तो हमारी तरफ से प्रयत्न है, लेकिन जैसे हमने रिसेंटली, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट इट इन द इंटरव्यू, हमने हैप्पी स्ट्रीट शुरू किया है अमरावती में। ओह, तो हैप्पी स्ट्रीट भी इसीलिए करा है कि यहाँ के लोगों को एक संडे के दिन सुबह वेलकम पॉइंट मोर्शी रोड हमने बंद किया है ट्रैफिक के लिए, और वहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं। ये सब सिटीजन पार्टिसिपेशन से पॉसिबल है। और इसी टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी तरफ से सुझाव कुछ भी रहे, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट टू मेक अमरावती अ बेटर सिटी। दैट्स ग्रेट। हैप्पी स्ट्रीट्स भी शुरू हो गया, तो अब हमें संडे को भी आना पड़ेगा एक बार फिर से। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट एंड इट हैज़ बीन वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी गुड। काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी आपसे जानने मिली और अमरावती के बारे में क्या क्या और बदलाव आ रहे हैं ये हमें जानने मिला। तो उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब हम अमरावती आए तो बहुत सारे चेंजेस हमें अमरावती में देखने मिले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। This podcast is brought to you by Trimurti Jewelers, जहां मिले गोल्ड, डायमंड, 92.5 इटालियन ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल्स, कॉइन्स और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की विशाल श्रृंखला। अमरावती करो का अपना भरोसेमंद ज्वेलरी शोरूम त्रिमूर्ति ज्वेलर्स, मंत्री मोटर्स के सामने, राजापेट, अमरावती।